बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा की जाए। आइए देखते हैं जो फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा की जाए। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड डैश डैश, भरना है। इसमें दो शब्द आता है, एक आता है फ्यूजन FUSION, एक वर्ड आता है फिशन FISSION। यहाँ एक एस है, यहाँ डबल डी है। एक है फ्यूजन, इसका हिंदी में होता है संलयन, एक होता है फिशन, एक होता है विखंडन। दो वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक वर्ड आ गया है द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, पुरुष और औरत के जो गैमेट्स है, सेल है, इज जो उसके संलयन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के संलयन से जो बनते हैं उसको जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। और उसी जाइगोट के विकास से बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे का विकास, बच्चे का जो निर्माण होता है वह ये जो है जाइगोट, यहाँ आंसर होगा जाइगोट। द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट, ZYGOT। और इसी जाइगोट के विकास से बच्चे का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो वर्ड जानना जरूरी। अक्सर बच्चे फ्यूजन और फिशन में गड़बड़ कर देते हैं। ये FUSION फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, मिलना है, और यहाँ विखंडन अलग होता है FISSION। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनीज आर, किडनी जो वृक्क है वह किस शेप्ड का होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायर शेप्ड, ट्रायंगुलर शेप्ड और ओवल शेप्ड। इसको बीन शेप्ड भी कर सकते हैं, अंडे के आकार का ओवल शेप्ड हो गया। द किडनीज आर, द सेकेंड क्वेश्चन है किडनी जो है, वृक्क जो है, किडनी की आकृति कैसी होती है? वह बीन शेप्ड है या ओवल शेप्ड भी कह सकते हैं। ओवल शेप्ड और बीन, जो सिम का भी होता है ना, बीन शेप्ड कह सकते हैं। ओवल शेप्ड भी ऑप्शन में रहेगा, चलेगा, या बीन शेप्ड भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस का दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, हम सभी एनिमल है, इज नॉट पोइकिलोथर्मिक, इसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, स्नेक वगैरह है कोल्ड ब्लडेड। इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट, कौन इनमें से नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है तीसरे प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन का, फिश। कौन कोल्ड ब्लडेड नहीं है? फर्स्ट में फिश है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाला होता है, रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह है रेप्टाइल्स। उसके बाद है बर्ड्स, चिड़िया उड़ने वाला है। और उसके बाद एम्फीबिया जो उभयचर है, एम्फीबिया। अब इस चार में से आपको कौन कोल्ड ब्लडेड नहीं है? ये तो है, ये है। तो बर्ड्स जो है वो जो है वार्म ब्लडेड है, वह कोल्ड ब्लडेड नहीं है। तो बर्ड्स इसका उत्तर होगा। चिड़िया जो है वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, कोल्ड ब्लडेड नहीं है। अगला प्रश्न है द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक पोषक तत्व से है विद द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, विद द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू इज। अब फिर इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया है शुगर, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। फैट में हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होता है, तो इसका ऑप्शन शुगर, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन में ऑप्शन फैट, जो बचा चीज होता है, तेलीय चीज होता है, घी वगैरह, उसमें हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑफ द फॉलोइंग, माने नीचे दिया हुआ, फॉलोइंग में नीचे दिया हुआ है, द वन दैट इज नॉट मेंबर ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स का नहीं है। द ऑप्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑप्शंस जो दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन दिया हुआ थायमीन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज गिवन राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, एंड राइबोफ्लेविन भी दिया है तो विटामिन B2 हो गया। एंड द थर्ड ऑप्शन इज गिवन योर फॉलिक एसिड, विटामिन B5। एंड द लास्ट ऑप्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन C का रासायनिक नाम, तो यहाँ तक बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसमें देखिए थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, सो द आंसर इज डी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, क्योंकि विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और सबसे अधिक विटामिन C
आंवला में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के रेसिस्टेंस पावर्स बनाए रखने के लिए विटामिन सी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और अभी का जो माहौल है इसमें हर आदमी को अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। रोग निरोधी क्षमता के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंवला मिल जाए, अभी भी कहीं कहीं मिल रहा है, तो उसका जरूर यूज़ करना चाहिए। यानी भी अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑफ द फॉलोइंग सारे में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो फिर अगला प्रश्न में जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है। द ऑप्शन इज गिवन फिश, मछली बहुत प्रोटीन है। दूसरा बीन है, सीम का है। थर्ड इज गिवन एप्पल्स, और फोर्थ इज बटर, मक्खन है। अभी 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन। और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल फिश को, बॉडी बिल्डिंग फिश नहीं, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन को कहा जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। ऐसे जो शाकाहारी हैं उनके लिए भी है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से ऑप्शन फिश होगा, मछली होगा। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, सब में ऑप्शन दिया हुआ है, फॉलोइंग सब्सटेंसेज पदार्थ है इज ए प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ऑप्शन इज गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, साइटोप्लाज्म, एमिनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टूटने से एमिनो एसिड या एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन। सो ऑप्शन ए, तो यहाँ अगर प्रोटीन है तो इसका उत्तर हो जाएगा एमिनो। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स 20 होते हैं। एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण जो एसिड्स हैं वो एमिनो एसिड्स कितने हैं, तो वह है 20 है। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो 20 प्रकार के हैं इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन के टूटने से एमिनो एसिड हुआ और एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन को कहा जाता है। अगला है द लार्जेस्ट ग्लैंड, बहुत बड़ी ग्रंथि इन द ह्यूमन, कॉमन क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, यकृत। सबसे बड़ा कौन होता है, लीवर। बहुत आसान प्रश्न था। अगला है ए फिशरमैन, एक मछुआरा है, ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड्स, किसी नदी तालाब के किनारे गया है, इज अटेम्प्टेड टू स्पीयर ए फिश, फिश को पकड़ने के लिए वो कोई चीज़ हथियार से, स्पीयर से, टू स्पीयर ए फिश, तो क्या करेगा, पानी में जो मछली है, अब ऊपर का माध्यम, ऊपर से आप देख रहे हो तो हवा का एक माध्यम है, और पानी के नीचे का पानी का अलग माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर प्रकाश का गमन हो रहा है, तो क्या करेगा, ही शुड एम बिलो द फिश एबव द फिश। अब बिलो करना पड़ेगा कि एबव करना पड़ेगा, बिलो, वह कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है, अगर वह बिलो करेगा तभी मछली को पकड़ पाएगा, एबव करेगा तो नहीं करेगा। तो ही शुड एम बिलो द फिश, वो फिश कुछ अपर पार्ट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि माध्यम अलग है। यहाँ से जो देख रहा है मान लीजिए तो एक माध्यम हवा का माध्यम है और यहाँ पानी का माध्यम है, तो वो लगेगा कुछ ऊपर में, पानी में कुछ ऊपर लग रहा है, लेकिन वो रियल में है नीचे। तो ही शुड एम बिलो द फिश, जहाँ ऊपर दिखा दे रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे में एम करना पड़ेगा, तभी मछली पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 2 माध्यम हो रहा है। यानी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरीज विच आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, फीमेल का जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज है, आर, ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन में ब्लैक इन कलर, ओवरीज जो है किस कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। सेकेंड ऑप्शन इज क्रीम इन कलर एंड थर्ड इज व्हाइट। तो ओवरीज जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वह क्रीम कलर का होता है, वह किस कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटल फार्मूला का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दांत का। जैसे मनुष्य में जो 32 दांत हम लोग में है, तो इसका केनाइन भी है, इंसाइजर है, प्री मोलर है और मोलर है। इसमें आपको कौन कौन है, केनाइन है, पहले तो इंसाइजर लिखिए, इंसाइजर है, उसके बाद केनाइन है, प्री मोलर है और मोलर है। तो डेंटल फार्मूला 32, आदमी को कितने दांत हैं, 32 है, लेकिन वही बच्चा का डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो सबका है तो 32 में से हाफ का रहता है, हाफ का दिया रहता है जो फार्मूला है, तो हाफ है तो इसका फिर डबल कर देंगे। तो हाफ का आप देख लें, हाफ का डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला मैन का 2 देखिए इसमें है 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
और 3 अब देखिए इंसाइजर केनाइन, वे जो दांत फाड़ने वाला आगे वाला आता है, प्रीमोलर एंड मोलर, टू तो हाफ का हुआ 2 और नीचे में 2, फिर 1 फिर 2 3 2 2 4 5 6 4 हो गया, 6 8 10 13 3 16, देखिए 16 अपर में और 16 लोअर में, तो कुल मिलाकर कितने हो गए मनुष्य के? मनुष्य में 32। द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन इज इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर 2/2 1/1 2/2 एंड 3, टोटल मोड करके ये हाफ का रहता है और हाफ को इधर कर दिया तो ये 32 हो गया। तो ये आप डेंटल फार्मूला ऑफ मैन है, हम लोगों का एडल्ट का है। और यही अगर डेसिडुअस रहता तो बच्चे का कितना हो? डेसिडुअस बच्चे का जो टीथ होता है वो होता है 20। बच्चे का कितना होता है? वो है 20। उसका है बच्चे का जब आता है तो उसमें देख लिया जाए उसका डेसिडुअस का, उसमें है पहले उसमें भी इंसाइजर केनाइन प्री मोलर एंड मोलर, उसमें एक में 0 है, 2/2, उसके बाद 1/1, इसमें तो कुछ नहीं, और इसमें 2/2। इसको करेंगे 2 2 4 5 6 7 8, 2 2 4 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, हाफ हुआ और फिर हाफ करिए। इसलिए डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं? दूध के दांत जो होते हैं वे 20 होते हैं बच्चों में। ये डेसिडुअस टीथ हो गया 20 और एडल्ट में हो गया 32। यही डेंटल फार्मूला बच्चे का हो गया और ये एडल्ट का हो गया। एक डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग को 32 डॉग को कितना है? 32 में 42। डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग का देख लिया जाए, ये तो आपको मैन का हो गया, एडल्ट का हो गया। डेसिडुअस टीथ में 20 होता है, पूछ देता है डेसिडुअस कितना होता है, फार्मूला अभी या नहीं, लेकिन जाना चाहिए डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं दूध के दांत? 20 और ऐसे 32। अब आप देखिए डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग जो होता है कुत्ता, उसको कुल 42 दांत होते हैं। तो उसमें भी इंसाइजर है, केनाइन है, प्री मोलर है एंड मोलर है। तो उसका है 3/3 1/1, प्री मोलर है 4/4 एंड यह 2/3। इसको देख लिया जाए, 3 3 6 7 8 8 4 12 4 16, तो 18 3 21, हाफ हुआ और हाफ जोड़ दें तो कुत्ता को कितने दांत होते हैं? 42। तो इसमें डॉग में इंसाइजर केनाइन प्री मोलर मोलर 3/3 1/1 4/4 2/3, और इसको टोटल करेंगे तो यह हाफ का होता है और हाफ नीचे का हो गया, ये एक और 21 टोटल हो गया 42। तो तीनों का होगा। डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग का हो गया, मैन का हो गया एंड डेसिडुअस टीथ बेबी का हो गया। तीनों में से एक अक्सर मैन का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर होम्योथर्मिक। ये होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड है। इसमें क्या है? वहाँ कोल्ड ब्लडेड था, जिसमें रेप्टाइल्स वगैरह का था वो कोल्ड ब्लडेड था। यहाँ वार्म ब्लडेड में ऑप्शन दिया है मैमल्स, एप्स और बोथ। मैमल्स हम सभी स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है मैमल्स। एप्स जो है बर्ड्स को कहते हैं। तो मैमल्स एंड बर्ड्स बोथ आर वार्म ब्लडेड, जो गर्म खून जिसका है। वहाँ कोल्ड ब्लडेड है, यहाँ वार्म ब्लडेड है। तो हियर द आंसर इज बोथ, मैमल्स एंड बर्ड्स बोथ आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड माने जो गर्म खून है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, द रूट्स जड़ व्हिच डोंट ग्रो फ्रॉम ए मेन रूट। एक रूट है उससे नहीं निकलता है अलग से। द रूट्स व्हिच डोंट ग्रो फ्रॉम ए मेन रूट बट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, जो तना से, तना मेन तना है और तना से जो रूट निकल रहा है, मेन से नहीं, तना से जो रूट निकल रहा है, उस रूट को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवेंटियस, एडवेंटिशियस, ADVENTITIOUS, एडवेंटियस रूट्स होते हैं। जैसे बनियान में है, शुगर केन में है, मेज मकई में भी होता है ना, मेन है, और मेन से जो रूट से जो तना से जो रूट निकल जाता है उसको एडवेंटियस कहते हैं। स्पेलिंग देख लिया जाए, ADVENTITIOUS, एडवेंटियस, ADVENTITIOUS। मेन रूट है स्टेम, तना, और तना से जो निकल जा रहा है उसको एडवेंटियस रूट कहते हैं। उसमें शुगर केन भी है, बनियान का देखिएगा अलग से स्टेम से निकल जाता है। उसके बाद मकई में भी जो है, मेन में भी अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट कहा जाता है।
अगला है फंगी, जो कवक है सड़े गले चीज़ों पर जो उग जाता है। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक माने अभाव। उसमें क्या अभाव होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसको क्लोरोफिल होता है। प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल होता है। तो फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है। फंगी जो सड़े गले चीज़ों पर स्वतः उग जाता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखा जाए, एट द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव को, एट द एनिमल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सॉइल इंक्रीजेज। अगर मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस जो उर्वरता फर्टिलिटी होती है, जैसे पत्ता उत्ता सड़ जाता है ना, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि रिमेन्स द सेम होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बढ़ेगा तो सड़े गले पत्ते को सड़ाने में, स्पॉइल्ड करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब पत्ते सड़ेंगे तो ह्यूमस बढ़ेंगे, स्वाभाविक बात है। पत्ते सड़ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज किया रहा है तो ह्यूमस ऑल्सो इंक्रीज करेगा। तो ह्यूमस मतलब क्या? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। पत्ते सड़ गए तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ गया, स्वाभाविक बात है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल में बढ़ जाएगा तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल यानी ह्यूमस भी बढ़ जाएगा। सो आंसर इज इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा। अगला है द एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन, जांग का जो हड्डी होता है ना, उसका एनाटॉमिकल नेम क्या होता है? फीमर, सबसे बड़ी हड्डी थाई का ही होता है। तो एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, बहुत आसान है, अक्सर बच्चे जानते हैं, होता है फीमर। उसको एनाटॉमिकल नेम ऑफ थाई बोन, जांग की जो हड्डी है उसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। दूसरा है द एनाटॉमिकल नेम ऑफ नी बोन, घुटना का जो यहाँ पर का जो चक्री का यहाँ पर है ना, द एनाटॉमिकल नेम ऑफ नी बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी पटेला। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बॉडी में, बहुत सारे अध्यापक लोग इसको निकाल लेते हैं क्योंकि दौड़ने में उनको आसानी होती है। तो क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं, PATELL, पटेला, PATELL। अक्सर जो धावक वगैरह जो होते हैं ना, उसको उस चक्री को निकाल देते हैं, इसको बॉडी में उसकी आवश्यकता उतनी नहीं होती है। तो नी बोन जो है, घुटने का जो हड्डी है, उसको क्या कहते हैं? पटेला। बहुत इंपॉर्टेंट, एक पटेला हो गया और एक फीमर हो गया, दोनों से एनाटॉमिकल नेम हो गया। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन इज सेक्रेटेड, स्रावित इंसुलिन जो होता है हार्मोन है, वह कहाँ से, बॉडी के किस अंग से उसका सेक्रेशन होता है? वही जो सेक्रेशन किसी का कम होता है तो उसको शुगर की बीमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ठीक से नहीं होता है। तो इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये बहुत कॉमन है। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, बॉडी के किस अंग से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है? एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जो लोग फिजिकल फिटनेस, फिजिकल लेवल कम करते हैं, उसका बॉडी से वो इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है। इसलिए फिटनेस के लिए हर आदमी को, हर आयु वर्ग के लोगों को चाहिए कि कुछ शारीरिक श्रम करें। जो शारीरिक श्रम करेंगे उसके पैंक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होगा, और इंसुलिन का स्राव अगर हो रहा है तो वे निरोग माने जाएंगे, उनको डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी नहीं होगी। और डायबिटीज़ अगर हो गया तो नाना प्रकार की अन्य बीमारियां भी। इसलिए फिजिकल फिटनेस के लिए शारीरिक श्रम का होना जरूरी है। ऐसे भी डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि जिनको अगर ये बीमारी हो गई है उनको, हर एक आदमी को एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक आदि करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, कहाँ से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है? तो आंसर इज पैंक्रियाज। बस इतना ही जानना है। अगला है थ्रोम्बोसिस, एक बीमारी है। थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज ऑफ द, भरने वाला था, थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज ऑफ द ब्लड। उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाता है। तो चलिए, तो थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज ऑफ ब्लड, मान ली कहीं कट गया तो अगर उसमें कमी है आपको विटामिन की तो बहुत सारा खून आपका बह जाएगा। तो थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग से है। अगला है द प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल मतलब मुख्य होता है, एक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, बट हियर इज द प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल ऑर्गन कंसर्न इन द लॉस ऑफ हीट, जो उष्मा निकल रहा है, हीट फ्रॉम द बॉडी, वो आपके बॉडी से जो हीट का निकल रहा है वो ऑर्गन का नाम है स्किन। ऐसे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर आपसे पूछा जाए तो स्किन ही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग अगर कोई कहा जाए तो स्किन, ऊपर से लेकर नीचे का सबसे बड़ा स्किन ही माना जाता है। एक और क्वेश्चन अगला है एनाटॉमिकल नेम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनाटॉमिकल नेम ऑफ कॉलर बोन, दिस इज द कॉलर। और यहाँ का जो ये बोन होता है इसको कॉलर बोन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लेविकल, CLAVICLE।
द एनाटोमिकल नेम ऑफ कॉलर बोन, दिस इज द कॉलर और हियर इज द बोन। और ये जो बोन होता है इसको कॉलर बोन कहा जाता है और इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये जो है अगर हल्का उभार टाइप का है तो इसको कहा जाता है कि भाई ये ब्यूटी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल, हैंडसम है, एनी भी हो। अगला देखा जाए द कंडीशन इन विच, द कंडीशन एक अवस्था है इन विच द आईज आर वीक, आँख कमजोर हो गया, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। एंड टायर, थक जाता है, थोड़ा सा काम किया और आँख से आंसू आंसू आना गया, थक गया। इजली इज कॉल्ड, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हार्ट आँख की कोई बीमारी होगी तो ऑप्शन इज गिवन एस्थेनिया, एस्थेनोपिया, ASTHENOPIA, एस्थेनोपिया, एनास्थमा, अस्थमा तो दम्मा उम्मा का है। तो ऐसे भी एस्थेनोपिया जो शब्द है, जैसे मायोपिया, हाइड्रोमोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और हियर जो अपना एस्थेनोपिया। सो द आंसर, ये कुछ तो कॉमन सेंस से भी आप उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सलीवा इन द माउथ, जो लार होता है ना, लार जब खाना खाते हैं, जब आप खाना खाना शुरू करते हो वहीं से वो पाचन भी शुरू हो जाता है। जब खाना को खूब चबा चबा के खाना चाहिए, जैसे आप खाना खाते हैं पाचन शुरू हो जाता है। ये तो क्वेश्चन, द सलीवा इन द माउथ एक्ट्स अपॉन, वो जो सलीवा है किस पर एक्ट्स, किस पर काम करना शुरू कर? ऑप्शन इज प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट। जो भी आप खाना खाते हो उसमें प्रोटीन का भी है, स्टार्च भी है, फैट्स भी है। तो सलीवा एक्ट्स अपॉन स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सलीवा एक्ट्स अपॉन स्टार्च। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द कॉमन क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज, पागल कुत्ते के काटने से, मैट डॉग अगर काट लिया आपको तो ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज और क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया, रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जल से भय होने लगता है, वो एक वायरल डिजीज है। रेबीज और क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया बाज डिस्कवर्ड बाय, अब उसके बारे में किसने पता लगाया? उस वैज्ञानिक का नाम जानना है, लुई पाश्चर। उसका वैज्ञानिक का नाम क्या है? लुई पाश्चर। पागल कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से नहीं, पागल कुत्ते के काटने से। तो भाई कुत्ता पागल है कि नहीं है, इसके लिए तो कुछ डेज उसका होता है, 15 दिन या 10 दिन। अगर कुत्ता अगर इस तरह का कुछ एबनॉर्मल टाइप का एक्टिविटी कर रहा है तो वो स्वतः मर जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि भाई अब कोई स्ट्रीट डॉग काट लिया तो उसको कहाँ देखा जाएगा कि किस तरह से है, इसलिए सुई ले ही लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे पागल कुत्ते के काटने से ही बीमारी होती है, जनरल कुत्ता के काटने से वो बीमारी नहीं होती है, दिमाग में रख लीजिए। लेकिन अब उस कुत्ता को पाया, मान लीजिए स्ट्रीट डॉग है, कहीं आप गए, आप कुत्ता आपको काट लिया, अब कुत्ता को कहाँ आप खोज ले चलेंगे, मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप सुई ले लीजिए। अगर घर का कोई कुत्ता इस तरह का काटा है उसको आप 10 दिन 12 दिन तक वॉच कर सकते हैं और वह सही है तो ठीक है, घाव हो गया उसका ठीक कर लेंगे, सुई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि सुई ले लेनी चाहिए। भाई अब स्ट्रीट डॉग का है, कहीं ऐसा हो गया तो वायरल डिजीज है, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज, अब मॉर्फिन है एक नशीला चीज है, वो क्या होता है? ओनली 2 ऑप्शंस इन क्वेश्चन, स्टिमुलेंट उत्तेजक है और एक है एनाल्जेसिक मदहोशी, थोड़ा सा मदहोशी जैसा रहेगा, कुछ हंसने लगेगा, कुछ अलग ढंग का करने लगता है। तो मॉर्फिन एक ऐसा चीज है, वह एनाल्जेसिक है। वह कैसा है? एनाल्जेसिक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन इज हियर orange and lemon, and the next option given here milk and butter, and the third option is wheat and vegetables, and the last option is मीट, फिश, एग एंड मिल्क। अब देखिए इतना ऑप्शंस दिया हुआ है फंसाने के लिए। याद रखिए, मांस में, दूध में, मछली में, दूध हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया में विटामिन सी नहीं, मांस में और मछली में भी, अंडा में भी इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन तो है, मिल्क उल्क वाला नहीं होगा। द फर्स्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑरेंज एंड लेमन, बहुत है, खट्टा चीज है, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द है, एक बीमारी है अर्थराइटिस, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है ना। अर्थराइटिस इज ए डिजीज ऑफ, अर्थराइटिस एक बीमारी है, कैसा है भाई? स्किन की बीमारी है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स, जहाँ जहाँ जोड़ है ना उसमें कुछ दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। एंड लास्ट द आइज नहीं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स जो है वो अर्थराइटिस की को जो जोड़ है, वो जोड़ का बीमारी है, तो अर्थराइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स होगा, आइज नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सनलाइट प्रोवाइड, सूरज से जो रोशनी आती है उससे भी एक विटामिन बहुत बच्चा को देखते हैं तेल लगा करके लोग बाहर में रखते हैं, और ऐसे हम लोग जनरली जो एडल्ट हैं तो बाहर में घूमते ही रहते हैं। सनलाइट प्रोवाइड्स, ऑप्शन इज गिवन विटामिन बी,
सेकेंड ऑप्शन इज विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, उसका विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। एंड द सी इज गिवन विटामिन सी, सो द आंसर इज विटामिन डी, आंसर इज विटामिन बी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द प्रोसेस बाय विच, एक प्रक्रिया है बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर, पेड़ पौधे जल की अतिरिक्त कण को, जितना काम करते हैं अतिरिक्त कण को वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ते रहते हैं। जल की अतिरिक्त कण को, जल तो चाहिए, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए, वो जल धरती से नीचे से लेते हैं, लेकिन खाना बनाने के बाद पेड़ पौधे अतिरिक्त जल को वो संचय नहीं करते हैं, वो अतिरिक्त जल को वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ते रहते हैं। इस परिघटना को, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से सुन लिया जाए, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स लॉस वाटर एज वाटर वेपर, जलवाष्प के रूप में, इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। अंग्रेजी में क्या कहता है? ट्रांसपीरेशन। द स्पेलिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन इज ट्रांस, TRANS, ट्रांसपीरेशन। और हिंदी में क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन। तो पेड़ पौधे जल की अतिरिक्त कण को, खाना बनाने के बाद जल चाहिए, खाना बनाने में उनको फोटोसिंथेसिस जल चाहिए, वाटर चाहिए, वो धरती के नीचे से एब्जॉर्ब करते हैं, और अतिरिक्त जल कण को वाटर वेपर के रूप में वायुमंडल में जो छोड़ते रहते हैं, इस परिघटना को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज बस इतना ही। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं बायोलॉजी के, और अगले वीडियो लेक्चर्स में कुछ और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको डाला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।